सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, देखो जो डेरिवेशन है सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे एक लिक्विड फिल्म की फ्रेम से कर रहा हूँ, बट जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हर कहीं पर वैलिड रहेगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हर कहीं पे वैलिड रहेगा, ठीक है ना। एंड इसके लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एक लिक्विड फिल्म जो एक फ्रेम पे बनी हुई है, और इस पे एक लाइट मूवेबल रॉड हमने ले लिया, इट इज पी एंड क्यू, और इस पे एक लिक्विड फिल्म बनी, मान लो ये सोप फिल्म है या लिक्विड फिल्म है। यहाँ पे दिस इज वायर फ्रेम, ए भी एक वायर फ्रेम है और ये एक लिक्विड फिल्म है। यहाँ पे इसकी जो सरफेस टेंशन है इट इज टी, इसकी सरफेस टेंशन है, ठीक है। एंड पी क्यू इज मूवेबल रॉड, पी क्यू एक मूवेबल रॉड है यहाँ पे, ठीक है। पी क्यू इज लाइट मूवेबल रॉड आप बोल सकते हो यहाँ पे, पी क्यू इज मूवेबल रॉड एंड ये एक फ्रेम है यहाँ पे। तो इस रॉड पे, एंड सपोज द लेंथ ऑफ रॉड इज एल, ये इसकी लेंथ है ना। एंड इस पे सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है रॉड पे, ये लेफ्ट साइड पे लग रहा है ना। एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू, ये फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इट इज टी इंटू 2 टाइम्स एल के इक्वल रहेगी। ये 2 टाइम्स एल क्यों लिखे, समझ गए कि नहीं, 2 टाइम्स एल है ना। नो सर। देख एक उसमें जो नेट फोर्स आ रहा है सरफेस टेंशन के कारण, फ्रंट साइड से भी आ रहा है और बैक साइड से भी आ रहा है ना। तो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स है एफ, नाउ फोर्स ऑन रॉड PQ, force on rod PQ due to surface tension, and that is equals to T into L plus T into L। एक हो गया फ्रंट साइड से और एक कौन से साइड से हो गया, बैक साइड से। अभी समझ गए, फ्रंट मतलब इधर, क्योंकि लिक्विड फिल्म पे 2 फ्री सरफेस हैं, समझ गए या नहीं। लिक्विड फिल्म पे 2 फ्री सरफेस हैं, इज इट क्लियर। यस सर। हाँ, तो ये टोटल फोर्स किसके इक्वल बन गया यहाँ पे, सो देयरफॉर टोटल फोर्स इज 2 टाइम्स T इंटू एल। तो अगर हम इसको यहाँ पे बैलेंस ना रखें तो ये सरफेस टेंशन के कारण ये जो रॉड है ये इधर पे आ जाएगी, खिसक कर, है ना। सरफेस टेंशन उसको, सरफेस टेंशन के कारण रॉड ए बी की तरफ खिंच के आ जाएगी, इज इट क्लियर, ए बी की तरफ आ जाएगी रॉड। तो इसको यहीं पे अगर होल्ड करना है, इसको यहीं पे रोके रखना है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स आपको यहाँ पे इसी के बराबर का लगाना पड़ेगा। सो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, external force is needed and it is equals to F and it is equals to 2 times TL के बराबर फोर्स लगाएंगे, तब ये रॉड स्टेबल रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर इसको कम कर दोगे तो सरफेस टेंशन के कारण ये जो रॉड है इधर खिसक के आने लगेगी, ठीक है। लिक्विड फिल्म उसको खींच लेगी, समझ गए सर वो एक बार इक्विलिब्रियम का मीनिंग बता दो। इक्विलिब्रियम मतलब बेटा ये रॉड को रेस्ट पे रखना। अगर ये रॉड को रेस्ट पे रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना। यस सर। है ना, नहीं तो सरफेस टेंशन के कारण ये क्या होगी, रॉड अंदर की तरफ चली जाएगी, यहाँ पे खिंच जाएगी। इज इट क्लियर, समझ गए। यस सर। रॉड को उसी की पोजीशन पे रोके रखना है तो फिर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू 2 टाइम्स TL के बराबर का फोर्स आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सो दिस फोर्स इज T इनटू 2 टाइम्स L, ठीक है। एंड अगर मान लो मैं इस सरफेस फिल्म के एरिया को बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, सरफेस फिल्म के एरिया को अगर हम बढ़ाएं, क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दें इससे,
और इसको थोड़ा थोड़ा और खींचते, बहुत थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि लिक्विड फिल्म डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, तो इसको मान लो आप यहां तक डिस्प्लेस करके लाते हो, दिस इज Q डैश पोजीशन एंड दिस इज P डैश पोजीशन, ये X इतना डिस्प्लेस अगर आप इसको करते हो तो वर्क करना पड़ेगा। नाउ सो देयरफॉर amount of work done to displace rod PQ against surface tension is work done by external force is equals to external force into displacement, और एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा सरफेस टेंशन इनटू 2 इनटू Lx। तो ये वर्क डन हुआ। अगर हमें मान लो बहुत स्लोली इतना धीरे धीरे करें कि भाई ये लिक्विड फिल्म ब्रेक ना हो, बहुत धीरे, मतलब जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स इसको थोड़ा सा ज्यादा रखें और धीरे धीरे अगर हम इसको खींच दें, कौन सी पोजीशन तक खींच दे, P डैश Q डैश तक या X डिस्प्लेसमेंट तक अगर हम डिस्प्लेस करें रॉड को, तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। समझ गए? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में कुछ वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क किसके फॉर्म पे स्टोर हो जाएगा? सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होगा। समझ गए? हेलो हेलो, यस सर, है ना? ये वर्क सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होगा। So this work is stored in the form of surface potential energy. So therefore, this work is stored in the form of surface potential energy. तो वर्क डन के कैलकुलेशन में देखो एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट बनेगा। व्हाट इज Lx हियर? ये जो Lx है ये है क्या यहाँ पे? दिस Lx। तो अगर हम Lx की बात करें बेटा तो इतना पोर्शन Lx है, फ्रंट साइड से Lx और बैक साइड से भी Lx है। तो Lx का मतलब ये है यहाँ पे, दिस इज Lx, है ना? Lx का मतलब यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया आएगा। ये Lx फ्रंट साइड से भी Lx है और बैक साइड से भी Lx है, तो Lx प्लस Lx आप लिख सकते हो, मतलब टोटल चेंज इन सरफेस एरिया आप इसको, सर मैं रीएंटर कर रहा हूँ, है ना, टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। सो दिस सर इज, फिर उसको हम टू T इंटू 2A लिख सकते क्या? हाँ, Lx प्लस Lx आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो Lx फ्रंट साइड का सरफेस एरिया में चेंज हुआ और Lx ही बैक साइड के सरफेस एरिया में भी चेंज हुआ। तो वर्क डन का जो फार्मूला निकल के आया ये हम अब इस तरह से नहीं लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, हम इसको सिंप्लीफाइड रिजल्ट के फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? हम इसको सिंप्लीफाइड रिजल्ट के फॉर्म पे लिखेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो? फार्मूला रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए हम डिराइव कर रहे हैं, लेकिन ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसी भी टाइप के सरफेस के लिए एप्लीकेबल फाइनल रिजल्ट। अभी अपन इसको और सिंप्लीफाई करके लिखने वाले फाइनल। ठीक है, हमने डेरिवेशन किए हैं रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए। समझ गए इतना कि डाउट है कुछ? स्क्रीनशॉट ले लिया इस पेज का? यस सर, चैट बॉक्स। एंड देन अभी वर्क डन का कैलकुलेशन अब सीधे सीधे हमारे पास में आ गया। Now this is page number 2. Next. तो वर्क डन का कैलकुलेशन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड बाय सरफेस टेंशन के लिए कैसा लिखोगे, एक्सटर्नल एजेंट के लिए कैसे लिखोगे, है ना? तो वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे आ गया यहाँ पे देखो। सो देयरफॉर सीधे सीधे लिख दूं मैं, वर्क डन बाय
एक्सटर्नल फोर्स है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू टोटल change in surface area, total change in surface area. So remember this T into 2 times Lx है यहाँ पे, बट ये फार्मूला हमेशा वैलिड रहेगा ऊपर वाला. Work done by external force is surface tension into total change in surface area. Work done by external force is equals to total change in surface area, है ना. और वर्क डन बाय सरफेस टेंशन अगर आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा. वर्क डन बाय सरफेस टेंशन तो यहाँ माइनस साइन रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको बाहर डिस्प्लेस कर रहे हो. सरफेस टेंशन अंदर की तरफ लग रहा है रॉड पे, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स है, ठीक है. एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी. सो देयरफॉर हमने ये पढ़ा है यहाँ पे कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू सीधा सीधा जाएगा पॉजिटिव ऑफ वर्क डन by external force, है ना, या फिर डेल्टा U is equals to negative of work done by surface tension force. ठीक है, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स या पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो बात एक ही यहाँ पे. सो देयरफॉर मैं सीधा सीधा लिख दूं चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज T इनटू टोटल change in surface area, total change in surface area. तो आगे से याद रखो change in surface potential energy का फार्मूला सीधा सीधा आपका इस तरह से रहेगा, एंड वर्क डन का भी जो फार्मूला वो इस तरह से रहेगा. तो 2 टाइम्स Lx आप तभी यूज करोगे, मतलब आपको क्या यूज करना, हमेशा सरफेस टेंशन इनटू टोटल चेंज इन सरफेस एरिया यूज करना है कैलकुलेशन पर्पस के लिए. कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमेशा टोटल चेंज इन सरफेस एरिया यूज करना है. सो डेल्टा ऑफ एस ए का मतलब है चेंज इन सरफेस एरिया. तो सरफेस टेंशन को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे. सरफेस टेंशन को, surface tension is delta U upon total change in surface area, that is equals to surface potential energy per unit area भी बोल सकते हैं. तो therefore, और मैं surface tension को ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे delta U divided by total change in surface area. तो it is surface potential energy per unit area, per unit area, surface potential energy per unit area, this is also called surface tension. तो surface tension को आप एक और तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ये एक और मेथड आ गई यहाँ पे, surface potential energy per unit area. तो इसकी यूनिट यहाँ पर से क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर. तो सरफेस टेंशन की एक और यूनिट हो गई आपके पास में जूल पर मीटर स्क्वायर, और एक और यूनिट थी न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो सरफेस टेंशन को आप दो तरह से डिफाइन करते हो. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसके कारण यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर, और एक यूनिट ये है यहाँ पे दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर. सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड सरफेस टेंशन. ठीक है, ये भी सरफेस टेंशन है. इज इट क्लियर सर? वो F/L वाला समझो नहीं पाता. ये तो अपन ने पहले बेटा जहां पे सरफेस टेंशन डिफाइन किए थे तभी पढ़े थे ना अपन ने, F/L, याद है? सर फोर्स अपॉन एरिया पढ़े थे ना? नहीं, फोर्स अपॉन लेंथ पढ़े थे याद अच्छे से, जहां पे अपन स्टार्टिंग किए थे सरफेस टेंशन को डिफाइन जब किए थे, इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ. याद आया कि नहीं? हेलो, यस सर. याद आया? ओके सर. हाँ, स्क्रीनशॉट. टेंशन को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, दैट इज सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, या फिर फ्री सरफेस पे किसी इमेजिनरी लाइन
के दोनों तरफ के जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं, है ना, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो आप सरफेस टेंशन को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो जिसके कारण इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट बनेगी। और दूसरा आप सरफेस टेंशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो एक यूनिट यहां पर से आपकी जूल पर मीटर स्क्वायर की भी बनेगी। हाँ, अब आप हमेशा ध्यान रखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर चाहिए तो सरफेस टेंशन इनटू टोटल चेंज इन सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? डायरेक्ट वर्क डन का कैलकुलेशन। और डेल्टा यू चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का जो कैलकुलेशन है वो भी इसी तरह से आएगा, दैट इज सरफेस टेंशन इनटू टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, यस समझ सर। गए? ये इसको याद रखो, मतलब ये पूरा फिक्स कॉन्सेप्ट हो गई अब आगे के लिए, कैलकुलेशन सर इसी इससे पे क्या बेस्ड। क्वेश्चन, क्या बेटा? सर एक क्वेश्चन करवाइए इस पर। हाँ, अभी क्वेश्चन ही करने वाले, अभी इसी फार्मूले से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे अब तुम्हारे। ठीक है, सर। हाँ बोलो। हाँ जी। सर सर अगर लिक्विड फिल्म सर्कुलर रहती तो उसमें टू फैक्टर आता क्या? हाँ, लिक्विड फिल्म अगर सर्कुलर रहेगी तब भी उसमें आएगा ना टू फैक्टर, उसमें भी टू फैक्टर आएगा। ओके सर। लेकिन फार्मूला अलग आएगा ना वहां पे, अगर सर्कुलर लिक्विड फिल्म है तो फार्मूला LX नहीं लिखोगे ना। एरिया चेंजिंग सर। सरफेस टेंशन, किसी मटेरियल की सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी, बस यही मतलब है वहां पे। ठीक है, ओके, पेज नंबर 3। अभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन, इससे रिलेटेड तो आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगी यहाँ पे। देखो अभी पेज नंबर, सब वो करेक्ट है। हाँ बेटा, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो फ्री सरफेस बनने में उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी। ठीक है, यस सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। अभी कैलकुलेशन अपन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दिस इज पेज नंबर 3, कैलकुलेशन अब इसमें। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड डेल्टा यू, मतलब सरफेस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन ये ले रहा है हम यहाँ पे। सबसे पहले जैसे मान लो मैंने ये एक लिक्विड फिल्म लिया और इस पे एक मूवेबल रॉड है PQ, है ना, और ये लिक्विड फिल्म यहाँ पे बनी हुई है एंड इसकी जो लेंथ है यहाँ पे इट इज सपोज 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, एंड सरफेस टेंशन लिक्विड फिल्म यहाँ पे दिस इज लिक्विड फिल्म एंड इसकी सरफेस टेंशन है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। और इसको डिस्प्लेस कर रहे हो आप यहां से यहां तक P डैश Q डैश एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी x = 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो एक वायर के फ्रेम पे, लिक्विड फिल्म बनी हुई है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के कारण इस रॉड पे कितना फोर्स आएगा? तो सरफेस टेंशन के कारण इस रॉड पे फोर्स आएगा 2 टाइम्स इनटू L, सॉरी 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू L बराबर है 2 टाइम्स। 2 फैक्टर समझ गए क्यों लिखे अपन ने? फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। तो क्वेश्चन में ये पूछा नहीं, लेकिन मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ यहाँ पे। तो कितना फोर्स लग रहा है? इट इज 2 टाइम्स 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो इट इज 10/100 मीटर। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, मीटर से मीटर चला गया, तो इट इज 3 × 6 × 10⁻⁴ न्यूटन के बराबर का फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर मान लो हम इसको इतना डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वर्क डन कितना आएगा एंड सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ये कैलकुलेशन करना है। तो लिक्विड फिल्म इतनी और इंक्रीज हो गई यहाँ पे, तो वर्क डन
by external force is equals to surface tension into total change in surface area. तो surface tension into Lx फ्रंट साइड से और Lx बैक साइड से, ये फ्रंट साइड से भी Lx है एंड बैक साइड से भी Lx है, तो इतना टोटल चेंज हो रहा सरफेस एरिया पे, ठीक है। टोटल चेंज इन सरफेस एरिया Lx फ्रंट साइड से एंड Lx बैक साइड से। Lx समझ गए, क्योंकि जो सरफेस एरिया बन रहा है नया वाला, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सरफेस एरिया बन रहा है ये इतना है ना, ये Lx हो गया ना यहाँ पर का, ठीक है, इतना Lx है। तो Lx फ्रंट साइड से भी बढ़ा और Lx बैक साइड से भी बढ़ा, इसलिए यहाँ पे Lx प्लस Lx अपन ने लिखे टोटल चेंज इन सरफेस एरिया पे। समझ गए? हेलो? यस सर। तो ये कितना आएगा बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना आप, तो इट इज 3 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर एंड 2 times लेंथ इज 10 upon 100 मीटर एंड इट इज 4 मिलीमीटर, तो 4 into 10 to the power minus 3 मीटर आप इसको लिखोगे, तो इट इज 4 into 10 to the power minus 3 मीटर। सिंप्लीफाई कर देना, 4 2 जा 8, इट इज 24 10 to the power 1 0, ये कट गया एंड इट इज -4 एंड -3 -7, एक मीटर से मीटर कट जाएगा, इट इज इन न्यूटन मीटर एंड न्यूटन मीटर कलेक्टिवली जूल के बराबर होता है, तो इट इज 24 into 10 to the power -7 जूल के बराबर वर्क डन आ गया एंड डेल्टा यू भी इतना ही आ जाएगा, इट इज 24 into 10 to the power -7 जूल। तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इतनी इंक्रीज हो गई, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज बाय दिस फैक्टर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज आल्सो दिस, है ना। तो ये कैलकुलेशन समझ गए आप, एक्सटर्नल फोर्स आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, यस सर। थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब एक कन्वर्जन आपको याद होगा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 आज पढ़े थे अपन ने, एंड 1 न्यूटन 10 to the power 5 डाइन अपन ने पढ़े थे, तो आप इसको 24 अर्ज लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज 24 अर्ज भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? अभी कोई डाउट इस पे? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर हाँ बोलो। सर इसमें हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो लेकिन आप सीधे सीधे ये याद रखो ना, ये कॉन्सेप्ट बन के आ गई ना यहाँ पे। अब हर जगह पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा पाएंगे अपन, अभी जैसे मैं सर्कुलर फ्रेम का बताता हूँ, वहां पे कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा के करेंगे तो, ठीक है। सर अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा करेंगे तभी आंसर सेम ही तभी आएगा। आंसर आएगा, लेकिन अभी मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी उसमें बताना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा फिर, है ना। ओके सर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का, ले लिए? समझ गए कॉन्सेप्ट? यस सर। नाउ पेज नंबर 4, अगर हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो दिक्कत क्या देखो अभी, जैसे सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। हेलो हर जगह पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैं अगला क्वेश्चन जो लिक्विड फिल्म है, ये हमने रेक्टेंगुलर लिए थे तो ठीक था, Lx इनटू Lx कर दिए, लेकिन अगर मान लो मैं लिक्विड फिल्म को दूसरे तरह का क्रॉस सेक्शन ले लूं, जैसे वायर का फ्रेम अगर आपका सर्कुलर शेप का है, मान लो वायर का जो फ्रेम है वो सर्कुलर शेप का, और उसमें आप लिक्विड सॉल्यूशन पे डुबो दोगे, जैसे मान लो ये वायर का फ्रेम है आपका, ठीक है। अब इस पे ये इस तरह से बन रही है, दिस इज वायर फ्रेम, ये वायर फ्रेम है, और अभी मान लो यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर है, और अब किसी तरह से आप वायर के फ्रेम की रेडियस को बढ़ाते हो किसी तरह से, ठीक है, किसी तरह से मान लो आप वायर के फ्रेम की रेडियस को अगर बढ़ा रहे हो, तो यहां से आपने वायर की फ्रेम की रेडियस को बढ़ा दिए, दिस इज अगेन द सर्कुलर शेप हियर, एंड तो ये लिक्विड फिल्म की जो रेडियस है ये बढ़ के कैपिटल आर रेडियस हो गई। तो यहाँ पे अब वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करोगे? रेडियस को आपने बढ़ा दिए, दिस इज वायर फ्रेम, और ये लिक्विड फिल्म यहाँ पे बनी हुई है, दिस इज लिक्विड फिल्म, तो वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करोगे अभी, है ना। सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में जो वर्क डन है
तो वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे आएगा यहाँ पे डायरेक्ट आपका वर्क डन इज सरफेस टेंशन इनटू टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। तो टोटल चेंज इन सरफेस एरिया देख अभी इस पे टोटल चेंज इन सरफेस एरिया में पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एंड अगेन प्लस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये लिखोगे ना तो ये किस साइड से आ गया फ्रंट साइड से और ये किस साइड से हो गया बैक साइड से। तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख दो कि वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? सर नहीं समझा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कैसे तो यहाँ पे वायर फ्रेम आपका सर्कुलर शेप का है ना, वायर फ्रेम आपका हाँ सर्कुलर सर वो समझा लेकिन आपने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? किस पे? हमें क्या चाहिए? चेंज चाहिए ना सरफेस एरिया पे। तो फाइनल सरफेस एरिया कितना दिख रहा? पाई आर स्क्वायर ना कैप पाई हाँ सर समझ गया। और स्मॉल वाला पहले से था पाई इंटू स्मॉल आर। तो चेंज कितना हुआ? हमें चेंज से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर आपने लिक्विड फिल्म को बढ़ा दिए, यहाँ पे वायर फ्रेम को एक्सटेंड कर दिया तो इतना इंक्रीज हुआ ना सरफेस एरिया, ये इतने पोर्शन का। समझ गए? हाँ सर समझ गया। इसलिए हमने ऐसा लिखे। तो फ्रंट साइड से भी उतना ही, क्योंकि वायर के फ्रेम पे लिक्विड फिल्म बनी, तो फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी कैलकुलेशन आ रहा है। क्लियर अभी? डाउट है कुछ? हेलो? नो सर नो डाउट। हाँ, कुछ पूछना किसी को? तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू 2 इंटू पाई, वो बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एंड चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, वैल्यू पुट करके आंसर बस निकालना होता है, बाकी मेथड यही है। तो एलएक्स मत लिखो, एलएक्स का मतलब तो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है, लिक्विड फिल्म कैसी बन रही है, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो इसमें हो गया आपका सर्कुलर शेप का वायर फ्रेम है ना। और अगर मान लो मैं बबल के लिए कैलकुलेशन करूं, बबल के लिए करते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर बबल के लिए बता रहा हूं। समझ गए ये? हेलो? हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। किसी को डाउट है सर, तो पूछो। हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लो, बोलो। सर इसमें भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं ना 2πx, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे आर से कैपिटल आर की लिमिट लगा के। और कर सकते, लेकिन भाई बहुत भयंकर हो जाएगा ना वो वैसा करना। जो चीज आसानी से हो रही है उसको क्यों अपन डिफिकल्ट करें? ठीक है मयूर, हाँ सर, ये भी इजी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेके तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आसानी से हो रही है यहाँ पे आप उसको डिफिकल्ट क्यों करोगे? क्यों इंटीग्रेशन में फंसोगे? ठीक है, ओके, क्लियर अभी? हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो फट से ले लो, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 5 अब। हाँ, now this is page number 5। अभी मान लो फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बबल के लिए कैलकुलेशन करने, तो बबल के लिए कैसे कैलकुलेशन करोगे? देखो बबल के लिए कैलकुलेशन, जैसे मान लो यहाँ पे एक लिक्विड की बबल है, किसी तरह से आप इसकी रेडियस को बढ़ा रहे हो। सो अभी रेडियस है r1 और r1 सपोज अभी 2 मिलीमीटर है। दिस इज अ बबल, और बबल में अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, एंड किसी तरह से आप इसकी रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो। इट इज r2, r2 is equals to suppose it is 4 mm, and जो surface tension it is 3 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर इसकी surface tension है। तो यहाँ पे बबल का साइज आप इंक्रीज कर रहे हो किसी तरह से। ठीक है, बबल के साइज को आप इंक्रीज कर रहे हो। समझ गए कि नहीं? बबल का साइज आप इंक्रीज कर रहे हो। तो वर्क डन एंड चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी सीधा सीधा अगर मैं लिखूं यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू, अब इसमें फार्मूला आएगा 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर एंड अगेन प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे
फिर से 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। ये मैंने दो फैक्टर लिखा। एक फैक्टर आ गया, ये अंदर की तरफ से भी सरफेस एरिया बढ़ रहा है और बाहर की तरफ से भी सरफेस एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है, इसमें दोनों तरफ है ना। तो फ्रंट अंदर की तरफ से भी सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है और बाहर की तरफ से भी कर रहा है, इसलिए दो बार आपको ये लिखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो सीधा सीधा सरफेस टेंशन इंटू 2 टाइम्स 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस कितना लिख दोगे, इट इज 4 पाई r1 सर बट स्क्वायर। आपने तो 4 की लिखी है। बबल का शेप कैसा होता है? बबल का शेप, तो स्फेरिकल। हाँ बबल का शेप स्फेरिकल होता है, इसलिए ऐसा किया है ना। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ बबल, क्योंकि बबल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, इसलिए यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर वाला फैक्टर आ गया। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। हाँ, सरफेस एरिया आप कैसे लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। सरफेस एरिया का कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हो। तो अब बाकी का जो कैलकुलेशन है बहुत आसान है यहाँ पे। सो देयरफॉर चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस टेंशन 2 into 4 पाई और फिर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। बट रिमेंबर दिस इज 4 मिलीमीटर, तो 4 into 10 to the power minus 3 मीटर and it is 2 into 10 to the power minus 3 मीटर। सरफेस टेंशन 3 into 10 to the power minus 3 into 2 into 4 पाई और इसमें ये हो जाएगा तुम्हारा 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और 10 to the power minus 3 का भी स्क्वायर बाहर निकाल दिया मैंने। तो इट इज ओवरऑल 4 2 जा 8 3 जा 24 into पाई into 10 to the power minus 3 into 16 minus 4 10 to the power minus 6 जूल के बराबर। अभी आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मेथड ये होगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? सर बट हमें पता कैसे चलेगा क्या कि चीज कोई बेटा? स्फेरिकल है या सर्कल? नहीं, अब इसमें ऐसा थोड़ी पता चलेगा कि आप बाय डिफॉल्ट आप ड्रॉप का शेप कैसा लोगे, सर्कुलर थोड़ी लोगे ड्रॉप को, कैसा लोगे? स्फेरिकल ही लोगे ना ड्रॉप का शेप, स्फीयर जैसा। हेलो, यस सर। ये समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हाँ सर। यस सर। अभी देखो आगे। हाँ, अब किसी बबल को ब्लो करने में कितना वर्क आएगा, अभी एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसी मेथड का। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट हो गया? कैलकुलेशन समझ गए? यहाँ पे अंदर और बाहर, क्योंकि सरफेस एरिया अंदर से भी चेंज हो रहा है, अंदर भी हवा है ना, तो यहाँ पर भी फ्री सरफेस है, अंदर भी और बाहर भी फ्री सरफेस है, इसलिए इनर एंड आउटर दो को लेके हमने किए। कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपन जिसमें एक ही फ्री सरफेस रहेगा। तो अब यहाँ पे फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी टू ब्लो अ बबल, टू ब्लो अ बबल, ऐसा एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे। पेज नंबर कौन सा आएगा? 6 ना? टू ब्लो अ बबल, बबल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक बबल शूटर है ये, और ये एक बबल है जिसमें एक छोटी सी हमने बबल ली है, दिस इज बबल शूटर। ये बबल शूटर है ना, और यहां से आप अंदर की तरफ एयर को भेजते हो। तो यहाँ पे अभी छोटी सी रेडियस रहती है बबल शूटर पे, और फिर जब आप फूंकते हो तो उसकी रेडियस क्या होती है, बढ़ते जाती है वहां पे फिर, और फिर वो डिटैच हो जाती है बढ़ने के बाद में, एंड फाइनली एक बबल ऐसी बनती है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। यहाँ पे कंडीशन है स्मॉल आर इज मच ग्रेटर, मच लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे? सपोज ये जो रेडियस आ रही है इट इज ऑफ 3 मिलीमीटर की है, एंड जो सरफेस टेंशन है ऑफ लिक्विड इट इज 2 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर
मीटर की इसकी सरफेस टेंशन। तो एक बबल शूटर से आपने एक बबल बनाया, ठीक है, 3 मिलीमीटर रेडियस की, और ये वाली रेडियस बहुत स्मॉल है। समझ गए क्वेश्चन? कोई डाउट क्वेश्चन पे? एक बबल शूटर से आपने एक बबल बनाया, तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ये देखना है। क्वेश्चन समझ गए? हेलो? तो सर उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो हाँ, उसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हमें यहाँ पे डेल्टा यू चाहिए, तो फार्मूला सरफेस टेंशन 2 टाइम्स 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा, टी इंटू 2 इंटू 4 पाई को भी बाहर निकाल देता हूँ, इट इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि इसकी जो रेडियस है ये वाली छोटी वाली, ये बहुत छोटी है ना। जैसे मान लो स्मॉल आर की वैल्यू 2 है और कैपिटल आर की वैल्यू सपोज 200 है, बराबर है। तो फिर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लगभग सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये वाले क्वेश्चन में इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। तो सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू 4 पाई इंटू कितना बचेगा, ये सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, क्योंकि आप इस टर्म को हटा सकते हो यहाँ पे। ये टर्म नेग्लिजिबल है कैपिटल आर के टर्म पे, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, इट इज सरफेस टेंशन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर इंटू 2 इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर इज 3 मिलीमीटर 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर का होल स्क्वायर। एंड इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आपका किसमें जाएगा, जूल में इसका आंसर जाएगा। मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे कितनी आ रही है, समझ गए? हेलो? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना इस पेज का भी, है ना। बारिश होने के जस्ट पहले, रेन के जस्ट पहले हमको गर्मी फील होती है, और बारिश हो जाती है उसके जस्ट बाद देखना, बारिश होने के 15-20 मिनट बाद कैसा होता है वातावरण, ठंडा हो जाता है। तो ठंडा और गर्मी होने लगती। हाँ, या फिर कूलर के सामने बैठो, क्या फील होता है, गर्मी का सीजन आ रहा है ना, कूलर का यूज क्यों करते हैं पता है कि नहीं? क्या प्रिंसिपल उसमें, एटमॉस्फेयर ठंडा क्यों होता है? पंखा में और कूलर में क्या फर्क है? पंखे में एटमॉस्फेयर ठंडा नहीं होता, सर्कुलेट होती एयर। कूलर में क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर को ठंडा करता है, ठीक है। सलून में गए होंगे आप लोग, सलून में भी जो स्प्रेयर यूज करते हैं, है ना, सलून में जो स्प्रेयर यूज करते हैं, हमको ठंडा ठंडा फील होता है कि नहीं उससे, स्प्रेयर से? यस सर। यस सर। कूलर के सामने बैठ जाओ, तो ऐसा क्यों होता है? बारिश होने के जस्ट पहले गर्मी क्यों बढ़ जाती है मौसम में, ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ जाती है, वो सब हम देख रहे हैं अभी इससे रिलेटेड। अगले पेज पे जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ऐसा माइक म्यूट करो। देखो, तो अब इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हम ऐसे ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब नोट पे। सर हम पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के वक्त हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी निकालना रहता है, पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है इंपॉर्टेंट, चेंज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप चेंज के साथ आती है। समझ गए? हाँ सर। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो दूसरे के बिहाफ पे आती है, वर्क करने के बिहाफ पे। आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बोल सकते ना पोटेंशियल एनर्जी की, हाँ कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इतनी है। जैसे अगर अपने mgh वाला फार्मूला भी पढ़ा है, तो उसमें भी एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानना है, ठीक है। समझ गया ऋषभ? हाँ सर। अब इस पे एक नोट है जिसपे छोटी छोटी ड्रॉप मिलके अगर बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, तो कैलकुलेशन कैसे करना है। जैसे यहाँ पे मर्जिंग ऑफ ड्रॉप या फिर स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप, सपोज ये छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं, है ना, n आइडेंटिकल ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, ये बड़ी ड्रॉप है यहाँ पे, ठीक है।
So these are an identical drops एंड हर एक की रेडियस स्मॉल आर है और ये मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनी यहाँ पे। तो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर कैसे रिलेट होते हैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप वॉल्यूम को इक्वेट करोगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप, ठीक है, वन स्मॉल ड्रॉप, n आइडेंटिकल है तो n इंटू फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई से ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और r क्यूब हटाओगे तो यहाँ पे n की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू इंटू r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। सो रिमेंबर दिस, ये रिजल्ट आपका इस तरह से बन रहा है यहाँ पे ना, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R के इक्वल। अब सरफेस एरिया का कैलकुलेशन, व्हाट इज चेंज इन सरफेस एरिया, तो यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया, सो चेंज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए मतलब फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल, फाइनल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर एंड इनिशियल सरफेस एरिया इट इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन ये एक का सरफेस एरिया और मिलके किससे बना है, n से, तो यहाँ पे आपको n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज 4 पाई एंड कैपिटल R स्क्वायर माइनस n इंटू स्मॉल r स्क्वायर एंड नाउ इट इज 4 पाई। कैपिटल R और स्मॉल r एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सर वो n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स है ना क्या बेटा? सर, वो n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स है ना। हाँ n ड्रॉप्स हैं तो इट इज n की पावर 2/3 इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस n इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ये वाली स्टेप पे ध्यान देना, ये समझ गए कि नहीं कैसे आ गई ये लास्ट वाली स्टेप। कैपिटल R को स्मॉल r से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो जो चेंज है सरफेस एरिया पे इट इज 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर n की पावर 2/3 माइनस n। तो ये फार्मूलेशन आपका इस तरह से आ गया है ना, डेल्टा ए का फार्मूलेशन। डेल्टा ए मतलब चेंज इन सरफेस एरिया, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया करना आपको, ठीक है। समझ गए इतना कि डाउट है कुछ? समझ गए, डाउट है? हेलो सर समझ गए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? यस सर। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे अब इस पे दो केस हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक मर्जिंग ऑफ ड्रॉप और एक स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप, है ना। मर्जिंग ऑफ ड्रॉप में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप में क्या होता है। मर्जिंग ऑफ ड्रॉप एंड स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप, पेज नंबर 8 पे। जब छोटी छोटी ड्रॉप मर्ज होती हैं, जैसे बारिश होने के जस्ट पहले होता है, छोटी छोटी ड्रॉप्स जब मर्ज होती हैं तो नाउ केस 1 मर्जिंग ऑफ ड्रॉप, ठीक है। छोटी छोटी ड्रॉप्स एंड आइडेंटिकल ड्रॉप्स जब मर्ज होके बड़ी ड्रॉप बना रही हैं, ठीक है। हर एक ड्रॉप की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। तो व्हाट इज चेंज इन सरफेस एरिया, यहां पे लिख रहा हूं मैं, चेंज इन सरफेस एरिया मतलब डेल्टा ए। तो यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर माइनस n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किए थे, एक रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना। ये कितनी ड्रॉप्स हैं, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, तो n इंटू
power 1/3 small r is equals to capital R, and total change in surface area will be given by 4 pi small r square n की पावर 2/3 माइनस n, ये टर्म आपका बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे बढ़ा या कम हुआ, टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। दूसरा केस ये है, नाउ केस 2, स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप, स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप। मान लो एक बड़ी ड्रॉप है और ये स्प्लिट हो रही है यहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉप्स में। नाउ लार्ज ड्रॉप इज स्प्लिटेड इनटू स्मॉल ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया दैट इज आल्सो गिवन बाय, फार्मूला आ जाएगा आपका n into 4 pi small r square minus 4 pi capital R square, and the formula becomes 4 pi small r square n minus n की पावर 2/3। केस 1 और केस 2 में बताओ यहाँ पे डेल्टा ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में डेल्टा ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, थोड़ा सोच के जवाब देना। इस पे क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले इसमें नेगेटिव है। फर्स्ट में नेगेटिव सर। अगर मान ले मैं n की वैल्यू 8 ले लूं, यहाँ पे n की वैल्यू 8 ले लूं, तो n की पावर 2/3 कितना बचेगा, 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3, n मतलब 2 की पावर 3, इट इज 2 की पावर 2/3, दिस इज 2 की पावर 3 होल पावर 2/3, 3 3 कैंसिल, ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी, 4 बचेगी, बराबर है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई आपकी, 4, 4 माइनस 8, तो ये आंसर कैसा मिलेगा आपका, नेगेटिव मिलेगा, और ये वाला आंसर कैसा रहेगा आपका, प्लस में रहेगा, हाँ या ना। हेलो हेलो सर केस 2 नहीं समझा क्या बेटा, सर, वो केस 2 एक बार फिर से समझाइए ना। केस 2 में ना बड़ी वाली ड्रॉप टूटकर छोटी ड्रॉप बन रही है, तो चेंज इन सरफेस एरिया कैसे लिखोगे, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया ना। हेलो, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल ऐसे ही लिखोगे ना। यस सर। ठीक है, तो फाइनल सरफेस एरिया मतलब छोटी वाली ड्रॉप्स का सरफेस एरिया, और इनिशियल मतलब बड़ी वाली ड्रॉप का सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट अभी? नो सर। नहीं, ठीक है, सरफेस एरिया का चेंज समझ गए कैसे कैलकुलेट किया अपन ने, कोई डाउट इस पे? नो सर, नो डाउट। ओके, केस 1 में देखो चेंज इन सरफेस एरिया नेगेटिव मिलेगा, और केस 2 में चेंज इन सरफेस एरिया कैसा मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है ना। केस 1 में सरफेस एरिया यहाँ पे जो भी चेंज आएगा, क्योंकि ये वाला टर्म तो फिक्स हो गया आपका n टू द पावर 2/3 माइनस n, इस पे अगर आप देखोगे तो n की पावर 2/3 इज लेस देन n ना, हाँ या ना। मतलब आप छोटी वाली वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर कैसा मिलेगा आपको, माइनस में मिलेगा। यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। समझ गए या नहीं? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, तो अभी ये बताओ इस पूरे डिस्कशन में कि जब छोटी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, बड़ी ड्रॉप बनती है, तो सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है। छोटी ड्रॉप मिलकर जब बड़ी ड्रॉप बन रही है तो सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है सर। हाँ, इस पे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग, सो देयरफॉर सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो इससे एक और कंक्लूजन ये निकलता है यहाँ पे कि सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। अरे भाई, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ मतलब सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो गई ना, जितना कम सरफेस एरिया उतनी कम सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एरिया डिक्रीज तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। समझ गए अभी? समझ गए या नहीं? हाँ या ना, जवाब देना। अरे समझ यस सर। हाँ बोलो, बोलो जल्दी से। सर समझ गए ना।
हाँ ठीक है, नीचे वाले केस पे देखो, केस नंबर 2 में सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी तो बढ़ रही है सेकंड वाले केस पे, है ना। इस पे अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज है डेल्टा ए अगर इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर surface area increases, this implies that surface potential energy increases। देख surface potential energy यहाँ डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है वो सराउंडिंग में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर पे चली जाएगी। तो इसलिए एनर्जी आ गई एटमॉस्फेयर पे, एक्स्ट्रा एनर्जी आई तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म पे आ जाती है यहाँ पे, और इसलिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो दिस देयरफॉर this extra surface potential energy goes into atmosphere, therefore atmospheric temperature increase कर जाता है। और यहाँ पे सेकंड वाले केस पे एक्स्ट्रा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो कहां से आ रही है, बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, एटमॉस्फेयर से आएगी, और इसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यहाँ पे ये वाले केस पे, सेकंड वाले केस पे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा सेकंड वाले केस पे। सो एक्स्ट्रा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर से आ रही, सो देयरफॉर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यहाँ पे डाउन होगा। एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, तो अगर एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्सॉर्ब होगी तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एटमॉस्फेयर पे अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो पहले वाले केस में एटमॉस्फेयर में एनर्जी जाती है और सेकंड वाले केस में एटमॉस्फेयर से एनर्जी आती है। समझ गए अभी कि नहीं? सर एक बार फिर से वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वाला बताइए ना, समझा ठीक है वही बता रहा हूँ। देख पहले वाले केस में क्या है, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, हाँ या ना, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, हेलो, पहले वाले केस में तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो वो कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर पे जा रही है ना। हाँ सर। तो एटमॉस्फेयर पे जाएगी तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, इसलिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड वाले केस में सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ड्रॉप की बढ़ रही है, तो आ कहां से रही है वो, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए अभी? यस सर। तो कूलर में क्या होता है या स्प्रेयर में क्या होता है, कूलर में कौन सा वाला केस चलता है, सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कूलर में कैसे चलेगा रे भाई, कूलर में बड़ी ड्रॉप स्प्लिट होती हैं, छोटी छोटी ड्रॉप्स में टूटती हैं हमारे हाँ पास। सर सॉरी, सेकंड केस। सेकंड केस कूलर वाला केस है। और फर्स्ट वाला केस कौन सा है, बारिश होने के जस्ट पहले वाला। हाँ बारिश सर। होने के जस्ट पहले एटमॉस्फेयर में जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, वो मर्ज होने लगती हैं और बड़ी ड्रॉप बनती है, और फिर बड़ी ड्रॉप बायंट फोर्स से बैलेंस नहीं हो पाती और वो नीचे गिरने लगती हैं या नीचे गिर जाती हैं। समझ गए अभी? हेलो, समझ हाँ गए? सर समझ गया। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। क्लियर हो गया अभी कॉन्सेप्ट की, डाउट है कुछ? हेलो, नो डाउट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन अभी इस पे। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? हाँ सर समझ, हाँ सर ले लिए। Now this is page number 9. Next, अब एक क्वेश्चन और ऐसा, हम ड्रॉप वाला एक क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्वेश्चन ये ड्रॉप वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड डेल्टा यू, मतलब चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, जिसपे छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप बन रही है। यहाँ पे छोटी ड्रॉप मिलके बड़ी ड्रॉप बना रही है, और छोटी ड्रॉप की रेडियस है 0.2 मिलीमीटर की रेडियस है। और ये कितनी ड्रॉप्स हैं यहाँ पे, सपोज देयर आर 1000 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। एंड सरफेस टेंशन इज सपोज सरफेस टेंशन इज 4 into 10 to the power -3 न्यूटन पर मीटर इसकी सरफेस टेंशन है। क्वेश्चन समझ गए? तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे जाएगा, सॉल्यूशन कैसे आएगा, यहाँ पे चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन क्योंकि ड्रॉप है इसलिए फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो इट इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू n टू द पावर 2/3 माइनस n हो जाएगा। ये समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो, समझ गए? यस सर। तो बस अब वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं n की वैल्यू है 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, तो n की पावर 2/3 कितना होगा, 10 की पावर 3 पूरे की पावर 2/3, सो 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन है 4 into 10 to the power -3 न्यूटन पर मीटर इंटू 4 पाई इंटू 10 to the power, रेडियस इज 2 मिलीमीटर मतलब 0.2 मिलीमीटर 10 to the power -4 मिलीमीटर मतलब -3 और एक पॉइंट लगा हुआ है। तो ये ओवरऑल आपका हो जाएगा 2 into 10 to the power -4 मीटर का होल स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज 100 माइनस 1000। तो सॉल्व करने पे फाइनल आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 पाई 10 to the power -3 and -8 -11 इंटू -900 जूल। तो फाइनल आंसर आपका नेगेटिव साइन पे आएगा, इट इज -64 इंटू 9 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर, ये 2 जीरो कम करोगे तो ये -9 जूल में बनेगा ये। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, है ना। ओ सॉरी, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इस पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज होगा। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही, तो ये सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर पे जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया अभी? हेलो, समझ गए? अब इसमें देखो ड्रॉप वाले क्वेश्चन में सरफेस एरिया में जो चेंज है वो सिर्फ एक ही तरफ है ना, बाहर की तरफ, बस अंदर तो लिक्विड ही है, इसलिए यहाँ पे 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं किए। जबकि हमने जो कैलकुलेशन कर रहे थे बबल वाले में और फिर लिक्विड फिल्म वाले में, उसमें 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा है। समझ गए अभी कि नहीं? समझ गए? हाँ सर, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर, ले लिए। एक और क्वेश्चन इसमें फोर्स का कैलकुलेशन, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना क्रिएट होगा ये निकालना है एक लिक्विड फिल्म के ऊपर। मिटा दूं इस पेज को? यस सर। Now this is page number 10। देखो पेज नंबर 10 पे ये क्वेश्चन ऐसा, यहाँ पे एक लिक्विड फिल्म है और इस पे एक स्ट्रिंग है,
और ये लिक्विड फिल्म है कोई बहुत ऐसी, और ये एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग लूप। हाँ, ये स्ट्रिंग लूप है और ये लिक्विड फिल्म में अपन ने अंदर से इसको पंक्चर कर दिए। तो जो लिक्विड फिल्म है इस लूप को क्या कर रही, यहाँ पे स्ट्रेच कर रही सभी डायरेक्शन से। तो ये लिक्विड फिल्म इस पे सभी डायरेक्शन से फोर्स लगाएगी और इसका जो शेप है वो कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे सर्कुलर शेप बन जाएगा, जिसकी रेडियस किसके बराबर आएगी, आर के बराबर आएगी। सो लिक्विड फिल्म इस स्ट्रिंग लूप को सभी डायरेक्शन से स्ट्रेच करने लगेगी, खींचने लगेगी। सो दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन स्ट्रिंग लूप। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग लूप में सरफेस टेंशन के कारण या इस स्ट्रिंग लूप में कितना टेंशन फोर्स क्रिएट होगा ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए? यस सर, क्वेश्चन सर। बट आपने बोली कि वो पंचर कर दिए तो फिर उसका साइज डिक्रीज होगा ना? नहीं ना, बीच में से अगर पंचर किए हो तो बाहर की जो फिल्म है वो तो खींचेगी ना उसको, इसलिए तो उसका शेप सर्कुलर हो रहा है। बाहर से पंचर करोगे तो फिर सिकुड़ेगी, अंदर से पंचर करना। ठीक है, हेलो सर और एक क्वेश्चन बताइए ना। नहीं, इसमें अभी कैलकुलेशन करने का है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी। सर फाइंड क्या करना है और एक बार बताइए ना। हाँ, फाइंड करना हमें स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना क्रिएट होगा, नॉट द सरफेस टेंशन। फाइंड टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना आएगा, तो ये कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेशन के लिए ध्यान देना, इस टाइप के कैलकुलेशन में एक फिक्स मेथड होती है। ये सेंटर हो गया और ये हो गई मान लो इसकी रेडियस आर और यहाँ पे एंगल बन रहा थीटा का। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स लगेगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, दिस इज टेंशन ऑन स्ट्रिंग, ये इस तरह से बनेगा। और लिक्विड फिल्म इसमें टेंशन फोर्स कैसा लगा रही है, इस तरह से लिक्विड फिल्म, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस इज एफ नॉट, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण फोर्स ऐसा बाहर की तरफ लग रहा है और स्ट्रिंग इस तरह से खींच रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। हाँ, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं सर्कुलर लूप वाले, इनमें टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने का ये फिक्स मेथड होता है। एंड मान लो यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल है और ये आर्क हो गई यहाँ पे पी क्यू इसकी। तो इसको रिजॉल्व कर दें अगर अपन, यहाँ पे रिजॉल्व कर दें तो आधा एंगल किसके बराबर रहेगा यहाँ पे? अगर ये 2 थीटा एंगल है तो आधा एंगल थीटा, इधर का भी आधा एंगल थीटा है ना, ये भी थीटा ये भी थीटा। तो इसके कारण सरफेस ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका इट इज एफ कॉस थीटा और इधर का कंपोनेंट बन जाएगा इसका एफ साइन थीटा। नहीं, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो इट इज एफ कॉस थीटा और इधर का कंपोनेंट कौन सा आएगा इसका एफ साइन थीटा। एंड सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ये थीटा, ये इधर का कंपोनेंट आ जाएगा इसका एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इसका एफ साइन थीटा। ठीक है, ये है रेडियस। तो कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे? सो देयरफॉर 2 टाइम्स एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। बैलेंसिंग ऐसी हो रही है। और अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो ये जो फैक्टर है इसको आप 2 टाइम्स एफ थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट आप लिख सकते हो। तो इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को नियरली थीटा मान सकते हैं। और थीटा का जो कैलकुलेशन है देखो, 2 थीटा का जो कैलकुलेशन है आर्क लेंथ पी क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस, तो यहाँ पे ये फैक्टर हो जाएगा 2 टाइम्स एफ इंटू थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो पी क्यू डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर। तो ये 2 फैक्टर से ये 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा
एंड दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन इनटू आर्क लेंथ PQ आप लिख सकते हो। सो इट इज सरफेस टेंशन इनटू PQ। तो PQ फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड force due to this surface tension force will be F is equals to it is T times into radius के बराबर ये फैक्टर आपको बचेगा, सरफेस टेंशन इनटू रेडियस। तो ये जो टर्म है यहाँ पे जो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स क्रिएट होगा ये किसके इक्वल आएगा, सरफेस टेंशन इनटू रेडियस के बराबर का फैक्टर बचेगा। तो ये जो सर्कुलर लूप में जो टेंशन फोर्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने का मेथड फिक्स होता है। ये समझ गया बेटा कि नहीं? सर और एक बार बताइए। सर एक बार बताओ। हाँ, कहाँ पर से बताऊं? स्टेप बोल जल्दी से। सर वो डायग्राम फिर से सर समझाइए। आप ये कल रिपीट कर सकते हो क्या? क्या बेटा? सर ये क्योंकि कुछ भी नहीं समझा ये। कौन सा वाला? सर डायग्राम अच्छा डायग्राम और का कैलकुलेशन। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना 2 बार। स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का, सिर्फ ये लूप वाला जो मतलब साइड में जो डायग्राम बना के किया हूं ना मैंने उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले फट से। ले लिए? यस सर ले लिए। हाँ बस फटाक 2 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं ये वाला डायग्राम मिटा देता हूँ, इधर का हमारे लिए जरूरत नहीं है। ये वाला डायग्राम को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज पेज नंबर 11। ठीक है, ध्यान देना इस पे। ये लूप है, हाँ, दिस इज एनी लूप, दिस इज स्ट्रिंग लूप। ये एक स्ट्रिंग लूप है एंड मान लो इस स्ट्रिंग लूप का ये सेंटर हो गया और इसकी जो रेडियस है ये सपोज r के बराबर इसकी रेडियस है और यहाँ पर का एंगल इसमें 2 थीटा का बन रहा है। तो ये जो आर्क है ये PQ है यहाँ पे। तो PQ इज इक्वल्स टू लेंथ L एंड 2 थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन रेडियस। ये समझ गए कि नहीं? ये PQ, यस सर। ये एंगल की डेफिनेशन है यहाँ पे। ये इज इट क्लियर? और इस पे बाहर की तरफ जो फोर्स आ रहा है दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण फोर्स है एंड इट इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ आप लिखोगे और ये जो लेंथ आ रही है यहाँ पर की ये किसके बराबर है? L के बराबर है। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो सर ये पिछले स्टेप फिर से बताना। क्या बेटा? सर अभी इसके पहले जो स्टेप की वो फिर से बता। ये वाली देख, सर वो F0 वाली। F देखिए, स्ट्रिंग लूप को सभी डायरेक्शन से जो लिक्विड है, लिक्विड फिल्म है, ये लिक्विड फिल्म इसमें सभी डायरेक्शन से फोर्स लगा रही ना, ऐसे आया ना? यस सर। अभी समझ गए? ये सरफेस टेंशन, ये लिक्विड फिल्म के फोर्सेस हैं। और तो ये स्ट्रिंग की लूप है यहाँ पे। तो ये बाहर की तरफ कौन खींच रहा है इसको? सरफेस टेंशन वाले फोर्स इसको खींच रहे हैं और इसके कारण ये लूप पूरी सर्कुलर शेप की हो गई। तो इसमें क्या क्रिएट हो जाएगी? टेंशन। अभी समझा? यस सर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिजॉल्व कर देते 2 कंपोनेंट में। तो ये 2 थीटा है तो आधा एंगल किसके बराबर आएगा? इसका, थीटा के। और अगर मान ले तू पूरे को थीटा लेता है यहाँ पे तो ये फिर थीटा आ जाएगा इतना, लेकिन ये आधा एंगल थीटा बाई 2 का रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टर कितना लिखा? 2 थीटा, जिससे कैलकुलेशन आपके सीधे सीधे दिखें। तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू L बाई R। तो ये अब इसको रिजॉल्व अगर आप कर रहे हो इस F को, दिस इज टेंशन ऑन स्ट्रिंग, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, दोनों में फर्क है। ये जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ ऐसा, ये सरफेस टेंशन के कारण, और ये कौन सा फोर्स है यहाँ पे? रस्सी पे जो टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, समझ गए? सर वो दूसरा फोर्स नहीं समझा। बेटा रस्सी पे टेंशन फोर्स क्रिएट होता है ना। एक रस्सी को तुमने लटका दिया यहाँ पे, ये वेट हो गया mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? यस सर। अभी समझा?
इसको अपन टी से डिनोट कर रहे थे ना, हाँ या ना? यस सर। तो वो टी और टी में कंफ्यूजन हो जाता है। ये टी कौन सा फोर्स है? ये सरफेस टेंशन है ना, टी सरफेस टेंशन ही है। इसलिए मैंने इसको टी से डिनोट नहीं किया यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया यहाँ पे? एफ से डिनोट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। हाँ, तो अब इसको रिजॉल्व करोगे तो देख, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आएगा, इसलिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी एफ कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी तुम्हारी? एफ साइन थीटा। सिमिलरली इधर पे एफ है, तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो इट इज एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा इसका? एफ साइन थीटा। तो ये डीएल लेंथ है, एल की वैल्यू बहुत स्मॉल है, ध्यान रखना, यहाँ पे एल बहुत लार्ज नहीं है, ये एल कैसा? बहुत छोटा है। ये चाहो तो आप इसको डीएल लिख दो यहाँ पे, पी क्यू इज इक्वल टू सपोज डीएल है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये फैक्टर आपका डीएल में आ जाएगा। तो ये सरफेस टेंशन इनटू डीएल इज इक्वल टू एफ नॉट बनेगा। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसमें देख, एफ कॉस थीटा और ये एफ कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एफ नॉट से कौन सा फोर्स बैलेंस हो रहा है? सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एफ नॉट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ साइन थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में 2f साइन थीटा और f नॉट बराबर हो गए, ये वाली वैल्यू सरफेस टेंशन इनटू dl है, ये 2f, और इसको थीटा ले लेना। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को नियरली थीटा आप ट्रीट कर सकते हो, इसका मतलब थीटा की वैल्यू dl डिवाइडेड बाय 2r बन जाएगी, और यहाँ पे अब आप वैल्यू पुट कर दो, t इंटू dl, 2 टाइम्स f, थीटा की जगह पे dl डिवाइडेड बाय 2r। तो इसमें से देख सकते हो आप, ये dl फैक्टर आपका कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये जो फोर्स आया, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, इट इज सरफेस टेंशन इनटू रेडियस। ठीक है, समझ गए अभी या नहीं? हेलो, समझ गया नहीं? समझ गया सर। हाँ, इसमें फिक्स मेथड होती है। ये जो लूप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सर्कुलर लूप वाले, इनके कैलकुलेशन की फिक्स मेथड है कि बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको अंदर की तरफ के फोर्सेस से बैलेंस करना। तो टेंशन फोर्स को हमेशा रिजॉल्व करोगे सेंटर की तरफ में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन पे, तो एफ कॉस थीटा दोनों तरफ लग रहे हैं, तो वो कैंसिल आउट हो गए। अंदर की तरफ कौन से वाले आ गए आपके? 2f साइन थीटा, उससे कौन सा बैलेंस हो रहा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एफ नॉट। अभी समझ गए? हेलो सर अगर Yes. टोटल फोर्स ऑन द स्ट्रिंग पूछा पूरा तो वो तो जीरो है ना बेटा, zero रहेगा ना? नेट फोर्स स्ट्रिंग पे जीरो है। ठीक है, स्ट्रिंग पे तो नेट फोर्स जीरो आ गया ना ओवरऑल, समझ गया? हाँ सर। हाँ, तो स्ट्रिंग पे ये टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स कितना आ रहा है स्ट्रिंग पे? इट इज सरफेस टेंशन इनटू रेडियस के इक्वल आ रहा है। ठीक, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? डाउट है कुछ?